Hello student, this video is for BLED third year. नेक्स्ट टॉपिक जो आपका था वो लेसन प्लानिंग से रिलेटेड था, जिसमें कि आपको लेसन प्लान्स के वेरियस टाइप्स और नीड, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। और इसमें लेसन प्लान्स सारे सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट्स के हैं। तो आई थिंक लेसन प्लान्स तो आपको पता होंगे कि उसका क्या पैटर्न होता है। आज हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं कि लेसन प्लानिंग क्या होती है, व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, ठीक है, क्या महत्व है लेसन प्लान का, और किस कितने तरह के वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेसन प्लान के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो पाठ योजना है, जिसको हम इंग्लिश में लेसन प्लान कहते हैं, पाठ योजना, इसका जो आविर्भाव का मतलब कि जो उत्पन्न हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसका गेस्टार्ट मनोविज्ञान से इसका आविर्भाव हुआ है। और गेस्टार्ट का मतलब होता है समग्र से, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो गेस्टार्ट अधिगम सिद्धांत है उसका प्रयोग अधिक प्रभावशाली माना गया है। और इसके अनुसार हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। छात्राध्यापिकाओं को या छात्राध्यापकों को पाठ योजनाओं का निर्माण बहुत आवश्यक है। और उसके रीजंस क्या हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि पाठ योजना के क्या कारण हैं, बनाने के क्या कारण हैं, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, जो ये 5 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कि पाठ योजना बनाते समय अध्यापक को विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखता है, ठीक है। और सिस्टमैटिक लर्निंग के लिए, क्रमबद्ध शिक्षण के लिए भी पाठ योजनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ पाठ योजनाएं विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक विधि से प्रस्तुत करने में सहायक होती हैं। साइकोलॉजिकली वो जानती हैं, उनके मनोवैज्ञानिकरण से मतलब यह है कि बच्चा किस आयु वर्ग से संबंधित है, उसके हिसाब से पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पाठ योजनाओं के निर्माण से एक और हेल्प होती है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, कि किस तरह का कंटेंट हमें लेना है, और जो कंटेंट हमारे पास है, जो विषय वस्तु हमारे पास है, उसको किस तरह से पढ़ाया जाना है, ठीक है। तो गेस्टार्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रयोग पाठ्य योजना को बनाते समय बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण में संपूर्ण यानी कि होल की अनुभूति, और उसके बाद फिर यूनिट्स में पढ़ाया जाता है। जैसे अगर कोई लंबा चैप्टर है, आप लोगों ने उसको 2 अनुवृत्तियों में बनाया होगा, ठीक है। इसके पहले जब कंटिन्यू कोई चीज़ चलती है, जैसे ग्रामर की ही बात ले लें, अगर आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं, अगर आप सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, या अगर आप सोशल स्टडी के किसी की बात करते हैं, तो अगर आप अकबर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एक ही लेसन प्लान में सब कुछ आना मुश्किल है। गुप्त डायनेस्टी पढ़ा रहे हैं, तो एक ही लेसन प्लान में आप उसको नहीं पढ़ा सकते, तो आप उसके पार्ट्स को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटकर पढ़ा सकते हैं। और जो है यूनिट में पढ़ाया जाने से बच्चे हमारे उद्देश्य पे निर्धारित होते हैं, और सामने वालों को समझ में भी अच्छे से आता है। तो शिक्षार्थी को संपूर्ण रूप से समझाने के लिए हम यूनिट प्लान का सहारा, इकाई का सहारा लेते हैं, और उसके बाद फिर रिवीजन वर्क से संपूर्ण उसमें कन्वर्जेशन की सहायता से सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन से, ठीक है। अब आता है कि पाठ योजना क्या है, ठीक। एक इकाई पाठ योजना में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो पाठ योजना है, ठीक है, जैसे हम प्रथम इकाई योजना को, हाँ, जिसमें सूचनाओं को महत्व दिया था, उसे हम हर्बर्ट आयाम कहते हैं, मतलब हर्बर्ट के द्वारा दी गई, ठीक है। और जो द्वितीय योजना है, उसमें अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है, इसे किलपैट्रिक और डीवी का आयाम कहते हैं। पाठ योजना का अर्थ क्या है पाठ योजना की परिभाषा। तो आईके डेविस ने बताया है कि पाठ योजना की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, और कक्षा शिक्षण में उसके पहले ही, जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसके पहले ही पाठ योजना को तैयार कर लिया जाना चाहिए, और तैयार कर ली जाती है, ठीक है। बॉसिंग ने भी बताया है कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। यानी कि जब हम पहले से उद्देश्य निर्धारित कर लें कि आज हम वास्तविकता में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, और अंततः बच्चों को क्या ज्ञात होगा, ठीक है। और शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन शिक्षण क्रियाओं का नियोजन किया जाता है, ठीक है, उनके आलेख को, यानी कि रिटन स्वरूप को, या उनके प्लानिंग को पाठ योजना की संज्ञा दी जाती है। इसको लिखित और अलिखित दोनों ही रूपों में तैयार
किया जाता है। तो ये आपकी जो है वो हो गई पाठ्य योजना की परिभाषाएं। नेक्स्ट और भी दी है। अब आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंस, पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ानी चाहिए, क्यों बनाई जानी चाहिए। तो इसमें क्या है, कक्षा शिक्षण में क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी। सहायक सामग्री आपको पता है क्या है, टीचिंग लर्निंग मॉडल चार्ट हो गए, प्रोजेक्ट वर्क में कोई आपने मॉडल बनाया है, या ब्लैक बोर्ड पे आप कोई चित्रण कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी। तो शिक्षण की क्रियाएं, क्रियाओं में कक्षा में शिक्षण की क्रियाएं कि जब हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, या क्लास में कोई जो है वाद विवाद या कुछ ऐसा भी, कोई एक क्वेश्चन पूछ के कुछ एक वर्ड देकर बच्चों से नेक्स्ट वर्ड्स को निकलवाना, इस तरह की एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो ये सब यानी कि कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं की सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी पहले से ही हमें पता हो कि हमें कक्षा में जाकर आज क्या कराना है। ग्लोब के द्वारा पढ़ाना है, मैप के द्वारा पढ़ाना है, ठीक है, या किसी मॉडल के द्वारा बनाना है, या चार्ट के द्वारा पढ़ाना है, तो इसकी जानकारी हो जाती है। फिर प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्यक्रम के रूप को निश्चित कर लिया जाता है। प्लान्ड होती है, लेसन प्लानिंग का मतलब है वॉट एवर यू आर गोइंग टू टीच शुड बी प्लान, ठीक है, वेल प्लान्ड। उसके बाद पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तुओं के तत्वों का क्रम चिंतन एवं विकास में क्रमबद्धता स्थापित की जाती है। रिलायबिलिटी होती है पाठ्य वस्तुओं के तत्वों में, और कंटिन्यूटी भी रहती है, एक दूसरे से रिलेशन भी रहता है, सिस्टमैटिक रहता है, ठीक है। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक की स्मृति, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जो हम पढ़ा रहे हैं उससे अचानक हम चेंज हो जाए, हमारा माइंडसेट इधर से उधर हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके कारण अगर हमारे पास पाठ्य वस्तु है, लेसन प्लानिंग है, तो हम सिस्टमैटिक रहेंगे और अपने टॉपिक से विचलित नहीं होंगे। फिर शिक्षण उद्देश्यों तथा परिस्थितियों का निर्धारण भी होता है कक्षा शिक्षण में। कक्षा में पहले ही बच्चों की परिस्थिति को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, उनकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए उद्देश्यों और परिस्थितियों का निर्धारण पाठ्य वस्तु में किया जाता है। तो पाठ्य योजना बनाते समय ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं और इसकी आवश्यकता इसीलिए होती है। फिर छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, ये आपको सभी को पता है, कोई बच्चे बहुत तेज होते हैं, कोई बच्चे बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। तो उनके आधार पर किसी चीज़ को समझाने के लिए विभिन्न तरह की क्रियाएं कराई जा सकती हैं। जैसे हम भारत के मैप में कुछ बताना चाह रहे हैं, बच्चों को स्टेट्स याद कराना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर कुछ लेवल पॉइंट्स लगा दिए, कुछ बिंदियाँ चिपकाने का कर दिया, कोई भी एक्टिविटी, यहाँ पर भारत है, यहाँ पर ये पूरा भारत का, इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, तो ये इसके लिए भी पाठ्य योजना अगर हम पहले से प्लान्ड है, हमारे पास ये मैप वगैरह होना चाहिए कक्षा में जाने से पहले, और उस समय उसके बाद हम उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं और अपनी जो बात हम समझाना चाह रहे हैं वो बच्चों को समझा सकते हैं। फिर आता है एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं। गुड यूनिट लेसन प्लान की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि संपूर्ण की व्याख्या की जाती है। इकाई योजना के उद्देश्यों के प्रति ये इम्पॉर्टेंट है कि उद्देश्यबद्ध होनी चाहिए, एक दृष्टि में उद्देश्य होना चाहिए। मॉरिसन ने कहा भी है कि उद्देश्य क्रियाओं की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि उद्देश्यों का बोध स्पष्ट रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद सब कुछ, कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं पाठ, कहाँ से हमें ख़त्म करना है, इसकी पूरी जानकारी होती है। फिर स्वरूप क्या होता है, बोधगम्य और व्यापक होता है, इलेबोरेट वे में होती है, और जो है बच्चों को समझने लायक भी होती है। इकाई का स्वरूप सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक होता है, मतलब ये सैद्धांतिक नहीं होती है, केवल प्रिंसिपली रटाया नहीं जाता, बल्कि बच्चों को जो भी हमें सिखाना है वो हम व्यवहारिक रूप से सिखाते हैं, ठीक है। इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, बच्चा और क्यूरियस हो और क्वेश्चन पूछे, और फिर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उससे और बच्चे भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से, बातचीत से, क्लास में डिस्कशन से, प्रोजेक्ट के माध्यम से अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका वेरियस अप्रोचेस टू लेसन प्लान। ये आपके वेरियस अप्रोचेस है लेसन प्लान के विभिन्न उपागम। पाठ्य योजना के निर्माण में अनेक उपागमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हर्बर्ट का उपागम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट और ब्लूम, जिसके आधार पर हम वास्तविक लेसन प्लानिंग भी करते हैं, ठीक है। इनका मानना था कि समस्त ज्ञान मान लो शिक्षार्थी को दिया जाता है तो वो
एक तरह से दिमाग में संचित होता रहता है। ठीक है। यदि नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान को जोड़ दिया जाए तो जो नवीन ज्ञान दिया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, बच्चे उसको अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है। तो सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों का तरतीब ढंग से अगर हम उसे प्रस्तुत करें, जो भी हम सिखा रहे हैं, अगर हम यूनिट प्लान में उसको बहुत लॉजिकल वे में सिखाएं और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करें तो बच्चे को पढ़ाया जाने वाली विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके लिए उन्होंने हर्बर्ट के 5 पंचपदीय आपने सोपान पढ़े होंगे। सबसे पहला प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और मूल्यांकन। ये 5 पद हैं हर्बर्ट की लेसन प्लानिंग के, जिसमें स्मृति स्तर शिक्षण किया जा सकता है और हमारे देश में पाठ्य योजना निर्माण में इसी उपागम पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, इसकी प्रधानता है। फिर मूल्यांकन उपागम, ये ब्लूम का है। ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम में एक नवीन शिक्षा का उपागम दिया है। इसे मूल्यांकन एवोल्यूशन अप्रोचेस कहते हैं। इसका अर्थ है विद्यालय द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का संकलन करना, मतलब इस तरह से उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया जिससे जो भी उद्देश्य हमारा है वो परीक्षण के द्वारा जो है वो उसका रिजल्ट कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देखना चाहिए। तो पाठ्य योजना के निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों को महत्ता दी जाती है। नेक्स्ट एक आता है डीवी और किलपैट्रिक का उपागम। इस उपागम में अनुभव जनित होता है, ये अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षार्थी को का ज्ञान उनके जीवन की समस्याओं के अनुभवों के आधार पर दिया जाता है, यानी कि रियलिस्टिक चीज़ों से रिलेट करके जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों को ज्ञान देता है। इसमें किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना पद्धति जिसे हम कहते हैं। शिक्षण कहा इन्होंने कि उस उद्देश्य प्रक्रिया है और इसको मात्र और मात्र अनुभवों के द्वारा, यदि कोई विद्यार्थी अनुभव प्राप्त कर लेता है तो स्वयं सीखने की सीधी सी बात है कि हमने उसको कुछ कार्य दिया और उसने उसको स्वयं किया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, तो उसे पता चल जाएगा कि वास्तव में व्यवहारिक रूप में इसे कैसे किया जा सकता है। तो सामाजिक क्षमताओं का विकास भी होता है। नेक्स्ट अप्रोच आपका आ गया मॉरिसन। ठीक है, मॉरिसन उपागम में शिक्षा की चक्रीय योजना का प्रतिपादन किया है। इन्होंने कहा ये जो है ज़्यादा मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बल दिया कि शिक्षण में 5 सोपानों का अनुसरण इनके अनुसार किया जाना चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग हो, योजना बनाई जाए, फिर प्रस्तुतिकरण हो, प्रेजेंटेशन हो, फिर परिपाक, उसका जो है मैच्योर हो गई वो, उसमें और अच्छी आपने सीख लिया। फिर व्यवस्था हुई, एडजस्टमेंट हुआ, उसका पूरा व्यवस्था की गई और उसके बाद वर्णन किया गया। तो मॉरिसन के इन 5 सोपानों का जो प्रयोग है वो बोध स्तर के शिक्षण के लिए किया जाता है। अभी स्मृति स्तर का क्या था, हार्वर्ड का, ठीक है, उसके पहले आपने पढ़ा था। स्मृति स्तर पे अगर कोई पूछता तो हार्वर्ड है, ठीक है, और जो बोध स्तर है वो क्या है, ये इनका मॉरिसन का उपागम है। हार्वर्ड अपनी इकाई योजना में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देते हैं, जबकि मॉरिसन ने एसिमिलेशन को, मिक्सचर, इधर शिक्षण में एसिमिलेशन को प्रधानता दी है। एसिमिलेशन का मतलब होता है हर जगह से चीज़ों को लेके मिक्स करके एसिमिलेट करके आपको पढ़ाना, परिपाक को प्रधानता दी है। आता है क्या, ये आपसे पूछा जा सकता है हर्बर्ट की पाठ्य योजना का प्रारूप लिखिए। क्वेश्चन अक्सर आ सकता है कि हर्बर्ट ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को बताइए और हर्बर्ट की पाठ्य योजना का प्रारूप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि हर्बर्ट की पाठ्य योजना आपने सब बनाया है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी होगी कि हम ज़्यादातर इन्हीं 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं लेसन प्लान में। हर्बर्ट ने सीखने में ज्ञान, जो संचित ज्ञान है, यानी कि जो हम पहले से जानते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंट माना है और इसीलिए उन्होंने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के संबंध को भी इम्पोर्टेंस दी है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी योजना बनानी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो अपने चेतन मस्तिष्क में उन बातों को ले आना जिससे जो बात हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। योजना बनाई, क्रमबद्धीकरण किया उसका, फिर प्रेजेंटेशन किया, नए तथ्यों का पुराने तथ्यों से रिलेशन करके फिर प्रेजेंटेशन हुआ, फिर कंपैरिजन हुआ। कंपैरिजन में छात्रों को नवीन तथ्यों तथा पूर्व तथ्यों से संबंध स्थापित किया जाता है और उसके बाद कंपैरिजन के बाद जनरलाइजेशन किया जाता है। इन सोपान में छात्र में जो है वो
जनरलाइजेशन करने में किसी एग्जाम्पल को जनरलाइज करते हैं, कक्षा में बताते हैं, कभी कोई रिजल्ट निकालते हैं, कुछ करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, व्यवहारात्मक में। और इसमें भी प्रयोग में जो है शिक्षक प्रस्तुत भी करता है, जो भी सीखा हुआ ज्ञान है बच्चे को वहाँ खड़ा करता है छात्र कि अब तुम इसका प्रेजेंटेशन दो या समझाओ, जैसे आज आपको हम प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं कक्षा में, ठीक है। तो ये प्रयोग। पाठ योजना की रूपरेखा। हर्बर्ट की पाठ योजना में इन्हीं बिंदुओं का अनुसरण किया जाता है। आप ध्यान से देखिए, आपने जो कुछ लेसन प्लान में बनाया गया वो सारे प्लान है। विषय, प्रकरण, कक्षा, विभाग, कालांश, दिनांक, फिर सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, विकासात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण, फिर श्याम पठ सारांश, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य, ठीक है। इन्हीं का ये सारे जो हम इसमें पेजेस दे रहे हैं आपको, ये सारे इसमें इसका इलेबोरेट में वर्णन है। हालांकि इसको बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि आप सब इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। आप मूल्यांकन उपागम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि ब्लूम का है, ठीक है। इसमें ये अनुभवजन्य होता है, ठीक है। अनुभव पर ज़्यादा इसमें महत्ता दी गई है। कैसे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होता है, फिर उसके बाद व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। किस तरह शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण होता है, किसी कार्य का परिणाम ही उद्देश्य कहलाता है, ये आपको पता है। तो जब किसी क्रिया द्वारा हम व्यवस्थित रूप से अभीष्ट परिवर्तन दे देते हैं, यानी कि उद्देश्य को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों में परिवर्तन जब हो जाता है तो इन्हीं उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में हम लिख देते हैं। तो अधिगम, उसके दूसरा अधिगम के अनुभव, जो कि इन्होंने मूल्यांकन उपागम में बताया है। शिक्षण तथा अधिगम के अनुभव, अधिगम जो है वो क्या है, अधिगम के अनुभव के वे साधन हैं जिनकी सहायता से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो कक्षा में शिक्षक ऐसी क्रियाएं करता है जिससे बालक, जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं वो बालक उसको सीख सके, उसके लर्निंग में परिवर्तन, यानी कि उसके अपेक्षित अधिगम अनुभव हो सके, यानी कि जो हमें सिखाना चाह रहे हैं, उसे बताना चाह रहे हैं, वो सीख पाए, ठीक है। के साधन आप देख लीजिए क्या क्या है। ज्ञान उद्देश्य, बोध उद्देश्य, प्रयोग उद्देश्य और सृजनात्मकता, ठीक है। ये अनुभव कहते हैं कि हम उसे ज्ञान कैसे दे रहे हैं, क्या क्या ज्ञान देने का उद्देश्य क्या है, तो उसमें हम किन किन चीज़ों को जान सकते हैं। व्याख्यान देंगे, चार्ट दिखाएंगे, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा कोई ऐसी मोटिवेशनल पिक्चर कुछ हम दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा, बोध उद्देश्य को प्राप्त कर। अब बोध उद्देश्य कैसे, क्या बच्चे ने जाना, क्या वो वास्तव में प्रेजेंट कर पा रहा है, क्या वो एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है। तो प्रश्नोत्तर विधि से, वाद विवाद विधि से, रेखा चित्र या उससे डायग्राम्स बनवाकर, कहाँ पर क्या, जैसे हमने पहले बताया था ना, स्टेट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं या उसके अंदर कहाँ पर शहर है, तो ये हम उसे बोध उद्देश्य से उसकी जानकारी के लिए। फिर प्रयोग हम उसे ऐसी कोई समस्या देंगे जिसे वो सॉल्व करके लाए, अनुभव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग। और फिर सृजनात्मकता, फिर क्या करें, नवीन समस्या को लेकर स्वयं सृजन करें, नए नए तरीके निकालें, ठीक है, जैसे वैज्ञानिक करते हैं, ठीक है। वही चीज़ें, उसी चीज़ में कुछ नवीन खोज करना। तो समस्या समाधान और व्यक्तिगत प्रयोग, स्वयं प्रयोग, ठीक है। व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन, इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये हमारे उद्देश्य होते हैं। हमेशा इन उद्देश्यों के माध्यम से हम अपेक्षित जो है, जो हमारा मेन लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करते हैं। ये व्यवहार के परिवर्तन है, ज्ञानात्मक रूप से भी उसमें परिवर्तन आएगा, भावात्मक रूप से भी परिवर्तन आएगा और क्रियात्मक रूप से भी, ठीक है। तो ये आपके हो गए उपागम, ठीक। पाठ योजनाओं के प्रकार 3 स्वरूपों से दिया कि कुछ जो पाठ योजना वो ज्ञान के लिए होती हैं सिर्फ, कुछ जैसे कविता पाठ वगैरह रसानुभूति के लिए होती हैं, और ज्ञान तथा कौशल के लिए जो पाठ्य योजनाएँ होती हैं, ठीक है। 3 तरह से इन पाठ्य योजनाओं को शिक्षण के द्वारा स्वोद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है। ये आपका सेकंड वाला टॉपिक है, इसको आप आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, ओके। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया।